उड़ीसा में एक रेलवे स्टेशन होता है जिसका नाम होता है बालासोर। बालासोर स्टेशन पे एक ट्रेन आके खड़ी होती है जिसका नाम होता है कोरोमंडल एक्सप्रेस। और उस ट्रेन में एक महिला अपने बेटी और बेटे के साथ आकर बैठती है। उसे जाना था डॉक्टर के पास कटक में जाकर उन्हें मेडिकल परीक्षण कराना था। ट्रेन वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद बस भी दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा होता है। वो हादसा इतना बड़ा था कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, देश को चीरते हुए बात विदेशों तक पहुंच जाती है। इसी बीच में एक फोन पहुंचता है इस महिला के पति के पास। इस महिला का पति होता है विनोद दास। और जैसे ही इसके पति को सूचना मिलती है कि जिस ट्रेन में उसकी पत्नी और बच्चे बैठे थे उस ट्रेन का हादसा हो चुका है, वैसे ही वो वहाँ से भागता हुआ स्टेशन पे पहुँचता है बालासोर। स्टेशन पर पहुँचने के बाद वो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने लड़के को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कोई मिल नहीं रहा था। यहाँ से भद्रक पहुँचता है, सोरू पहुँचता है और बालपुर पहुँचता है, लेकिन तीनों जगह पर उसे कोई पता नहीं चलता है। उसकी पत्नी, बेटी और लड़के कोई नहीं मिलता है। तभी इसके पास एक फ़ोन फिर से पहुँचता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बोलता है कि वाघा नागा हाई स्कूल में जाकर देखो, वहाँ पर बहुत सारी लाशें रखी हैं, हो सकता है वहाँ पे तुम्हारी पत्नी तुमको मिल जाए। वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है और वहाँ सफ़ेद चादर में बहुत सारी लाशें लिपटी हुई रखी थी। और उसमें से एक का चादर हटा के जब उसका चेहरा देखता है तो उसमें उसकी पत्नी होती है। अपनी पत्नी को देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि विनोद दास हाजिर हों। जब विनोद दास मौके पे आते हैं तब उन्हें 9.5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और 50,000 रुपये कैश दिया जाता है। चेक और पैसे को लेकर और साथ में पत्नी की लाश को लेकर जब वहाँ से निकले तो एक पत्रकार ने पूछा कि क्या करोगे इस पैसे का। बस इतना बोलना था। वो हिंदी बोलना जरूर नहीं जानता था लेकिन समझता था। बस इतना सुनने के बाद वो जो रोना चीखना शुरू करता है, उसको सुनने के बाद जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा तो शायद उसके आंखों से आंसू थमे नहीं होंगे। वो हिंदी बोलना जरूर नहीं जानता था लेकिन उसके भाव जो थे, वो जो बोल रहा था उसका ट्रांसलेट करके किसी ने नीचे लिखा कि मेरा पूरा परिवार तो ख़त्म हो गया है, मैं इस पैसे का क्या करूँगा। ना बेटा है, ना बेटी है, ना पत्नी है। पत्नी की लाश तो मिल चुकी थी लेकिन बेटा बेटी की लाश भी नहीं मिली थी। सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है 10 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गया है और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से, लगभग तीनों को मिलाकर उसको 36 लाख रुपए मिल तो जाएंगे। वो अमीर जैसी फीलिंग तो लाएगा, लेकिन उसका जो बेटी, बेटा और पत्नी नहीं है। आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उसी हादसे के बाद क्या हुआ था, लोगों ने क्या किया, वही बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं कुलदीप मौर्य। दरअसल आज की जो घटना है, ये घटना है उड़ीसा प्रदेश की। एक जिला पड़ता है बालासोर। बालासोर में एक स्टेशन पड़ता है वाघा नागा बाजार स्टेशन। दरअसल 2 जून 2023 शाम के लगभग 6:55 का समय हो रहा था। इसी समय पर कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर तेजी से जा रही थी। बताया जाता है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी। दरअसल ट्रेन को जिस रूट पे जाना था उस पे जाने की बदली वो लूप लाइन पर चली जाती है। अब लूप लाइन पे कैसे गई, रेल विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, CBI, तमाम एजेंसियां बस इसी बात की जानकारी कर रही हैं कि गाड़ी लूप लाइन पे कैसे चली गई। जब ट्रेन लूप लाइन पे जाती है तो आगे मालगाड़ी खड़ी हुई थी। मालगाड़ी में लोहा भरा हुआ था। जब ट्रेन मालगाड़ी से टकराती है तो गाड़ी पूरी हवा जैसे गुब्बारे ऊपर उलट जाते हैं, वैसे ही उसका इंजन और डिब्बे सारे पूरे उलट जाते हैं और इधर उधर गिरने लगते हैं। जब गाड़ी टकराती है
तो उसमें जो धमाका होता है वो आसपास के 2-3 किलोमीटर तक आवाज़ फैल जाती है। तभी दूसरी ओर से एक और ट्रेन आ रही थी, बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस। वो गाड़ी लगभग गुजर ही चुकी थी, उसके आखिरी के 2 डिब्बे बचे थे। ड्राइवर को इस बात का पता ही नहीं था कि इस जगह पे हादसा हुआ है। लगभग ट्रेन गुजर ही चुकी थी, लास्ट के 2 डिब्बे बचे हुए थे। भी जो पहले से गाड़ी वहाँ टकराई हुई थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसके जो डिब्बे इधर उधर फैले हुए थे, उसमें से कुछ डिब्बे बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में टकरा जाते हैं। तभी उसके आखिरी के 2 डिब्बे टकरा जाते हैं। उसके बाद 16-17 डिब्बे इधर उधर सब फैल जाते हैं। और जो ये हादसा हुआ था, इसकी आवाज़ आसपास के 2-3 किलोमीटर में फैल जाती है और पूरा हड़कंप मच जाता है। तभी ये बात एकदम आग की तरह चारों तरफ फैलने लगती है। लोग एक दूसरे को फ़ोन करने लगते हैं। तभी एक फ़ोन किया जाता है राजू के पास। राजू एक साइकिल की दुकान चलाता है, वो यहीं बघा नागा बाज़ार में उसकी एक दुकान है। तभी राजू का एक दोस्त उसके पास फ़ोन करता है और बोलता है कि यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तू कहाँ पे है? वो बोलता है मैं बस दुकान बढ़ा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। राजू दुकान बढ़ाता है और वहाँ से निकलता है। अपना अकेले ही नहीं जाता है, वो 15-20 लोगों को और साथ में लेके जाता है। लगभग उसे 5 मिनट का टाइम लग जाता है वहाँ पहुँचने के लिए। और उसके पहुँचने तक उसके यार दोस्त कम से कम 40 लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वहाँ पे देखते हैं तो किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, तो किसी का सर फंसा हुआ है, कोई मरा पड़ा हुआ है। इस तरह से उसके 40 साथियों ने जब लोगों को बचाना चालू किया, उसमें से निकालना चालू किया, निकालते निकालते सुबह के 5 बज जाते हैं और वो लोग 150 लोगों को जिंदा उन डिब्बों में से निकाल लेते हैं। कुछ लोग पानी मांग रहे थे। जैसे ही वो पानी पिलाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि पानी मत पिलाना, नहीं तो ये मर जाएगा। पानी तो पिलाना चाहता था, लेकिन वो पीछे जो लोग, बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, लेकिन वो फिर भी वो सोचता है कि मर तो वैसे भी रहे हैं, कम से कम इनकी आखिरी इच्छा तो पूरी करते हैं। राजू लोगों को पानी भी पिला रहा था और लोगों को बचा भी रहा था। उसके साथी भी सारे लोगों को बचा रहे थे। रात भर वो लोग मेहनत ऐसे ही करते रहे और रात में उनका पुलिस वालों से झगड़ा भी हो जाता है। पुलिस वाले उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी कोशिश थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें उतने लोगों को बचाएं। तब तक दिन निकलता है और एक पत्रकार उनसे जाके पूछता है, तो बोलता है कि मैंने इतने सारे लोगों को बचाया लेकिन पानी नहीं पिला पाया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। दरअसल वो बोलता है, मैं जब याद करता हूँ तो मेरा दिमाग एकदम फटने लगता है और न उसने ऐसा कभी देखा होगा, न कभी सोचा होगा, न कभी हो सकता है आगे देखेगा। इतना भयानक हादसा, लोग कटे हुए हैं, एक दूसरे ऊपर पड़े हुए हैं, कुछ लोग जिंदा हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और कुछ जिंदा हैं लेकिन निकलना तो चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर इतना वजन है कि वो उठा नहीं पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। सुबह हो जाती है और सुबह एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, सारी जो टीमें होती हैं वो पहुंच जाती हैं और सुबह से लेकर शाम 5-6 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है। आसपास जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ तक लोग सब फैल जाते हैं। वहीं पास में 200 मीटर पर एक घर था जो कि राजू का था। उसका एक छोटा भाई होता है और रात में जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि जल्दी जा, घर से टॉर्च लेके आ। तो उसका छोटा भाई घर जाता है और घर से टॉर्च लेके आता है और साथ ही बाल्टी में पानी लेके आता है। जो लोग प्यासे थे उनको पानी पिला रहा था। रात भर वो छोटा बच्चा सब लोगों को घर से ला ला कर पानी पिला रहा था। पूरी रात ऐसे मेहनत करता रहा। कुछ छोटे बच्चे के साथ 2 और उसके दोस्त थे और वो तीनों रात भर ऐसे ही बिना खाए पिए मेहनत करते रहते हैं। और उन बच्चों के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे कि सरकारी तंत्र से पहले वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और रात भर मेहनत करते रहते हैं, लोगों को बचाते हैं।
इसी बीच में एक सौभाग्य सारंगी होता है उसका नाम, वो भी पास के ही गांव का था, उसको भी इस हादसे के बारे में पता चलता है। तो उसका मेडिकल स्टोर होता है और वो अपने मेडिकल स्टोर से टिटनिस के इंजेक्शन, बताया जाता है कि 8000 के टिटनिस के इंजेक्शन वो पोटली में भर के बांध के पूरा लेके आता है। वहाँ जो भी लोगों को चोट लगी हुई थी, खरोंच लगी हुई थी, उन लोगों को टिटनिस की इंजेक्शन लगा रहा था और उसके भी साथी उसके साथ थे। और उसके साथ में जो लोगों को चोट लगी हुई थी सब मरहम पट्टी का सामान भी लेके आया था और अपने साथियों के साथ मिलकर मरहम पट्टी और टिटनिस का इंजेक्शन सारे लोगों को दे रहा था। और उसका कहने था कि 24 घंटा अगर पूरा हो गया तो जो लोहा इन लोगों को लगा हुआ है फिर उसके बाद ये टिटनिस का इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। इसके लिए 24 घंटे के पहले पहले इन लोगों को टिटनिस का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। इसलिए वो भी लगातार मेहनत कर रहा था। इतने सारे लगभग 1000 लोगों को वो इंजेक्शन लगाता है। वहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सारंगी होता है, वो बुजुर्ग होता है, उसकी ऐसी हालत नहीं थी वो लोगों को उठा कर ले जाए। इसके लिए वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 50 बच्चों को वो अपने घर लेके जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कि इन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करो। और वो बच्चे उसके घर पे रहते हैं और खाना खाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति मास्टर था। मास्टर जी ने अपने पत्नी के साथ इन 50 बच्चों के साथ जो व्यवहार किया था वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन इसी बीच में मालदा की सीमा चौधरी होती है। सीमा चौधरी उन लाशों में से अपने पति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति नहीं मिलता है। और तभी उसके घर से फोन आ जाता है। वो हिंदी नहीं जानती थी, लेकिन जो भी भाषा बोल रही थी, तभी वो अपने घर से बात करती है। और वहीं पे एक पत्रकार मौके में मौजूद होता है और पत्रकार का कैमरा उसके पर होता है। जब वो रो रो के अपने घर में बात करती है तो उसका दर्द जो होता है और जो वो बोल रही थी उसको किसी ने ट्रांसलेट किया। जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया वो लोग बताए कि इसका पति है, कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं चल रहा था। उसको पता ही नहीं था उसका पति जिंदा था या फिर मर चुका था। और इसी बीच में पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति होता है बाबू, और उसका बेटा उसी ट्रेन में अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। जब उसके पिता को पता चलता है तो वो भी आता है और अपने लड़के को ढूंढता रहता है। तभी उसके दोस्त के ऊपर उसकी नजर पड़ती है तो उससे रोने लगता है और बिलखते हुए पूछता है कि तुमने हमारे बेटों को देखा? तो उसने बोला कि नहीं, हमने तो नहीं देखा है। वो मोहम्मद बाबू का बेटा पता नहीं जिंदा था कि मर गया था, लेकिन वो अपने बेटों को लेकर वैसे ही परेशान था जैसे कि वो महिला अपने पति को लेकर परेशान थी। लेकिन वहाँ पे जो लाशों का ढेर लग चुका था उसमें बताया जाता है कि लगभग 288 लोग मर चुके थे और 1000 से ज़्यादा लोग घायल थे। उसमें से 400 लोग जो बहुत ज़्यादा गंभीर घायल थे। किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का शरीर का कोई अंग खराब हो गया है, तो किसी की आंख खराब हो गई है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो इस हादसे को भूल नहीं पाएगा। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के सारे लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन कोई एक शख्स जिंदा बचा हुआ है। उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे तो जरूर मिल रहे थे, लेकिन उन पैसों से कुछ दिन उनका घर जरूर चल जाएगा, लेकिन उनके परिवार का जो व्यक्ति उनको छोड़ के गया है वो उनको कभी वापस नहीं मिलेगा। साथ ही जो लोग वहाँ पे मदद कर रहे थे, जैसा जिसकी कैपेसिटी थी, चाहे वो सारंगी हो, चाहे वो मास्टर जी हो, चाहे वो राजू हो, इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे सब मदद के लिए लगे हुए थे। वहीं पर कुछ लोग अपने अपने फ़ोन में वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि लोग कोई कैसे कैसे मर रहा है, और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे कि हम यहाँ पर घटना स्थल पर हैं, हमने अपने आंखों से देखा है, तुम भी देखो कि हम यहाँ घटना स्थल पे हैं। ऐसी ऐसी भयावह तस्वीर वो अपने फ़ोन में वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। यहीं पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो इन गरीब मजदूरों के, इन अच्छे भले लोगों के जो मोबाइल थे, पर्स थे, कपड़े थे, बैग थे, जो भी जिसको जो मिलता था
वो बस चोरी के चक्कर में बस चोरी किए जा रहे थे, जो भी जिसको मिल रहा था लेके भाग रहे थे वहाँ से। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे थे और वहाँ पे कुछ भी कर रहे थे, मदद कर रहे थे, किसी की हेल्प कर रहे थे, कोई दवा दे रहा था, कोई इंजेक्शन लगा रहा था, कोई मरहम पट्टी कर रहा था, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा कि कुछ लोग किसी का पर्स लेके जा रहे हैं, किसी का मोबाइल लेके जा रहे हैं, किसी का बैग चोरी करके जा रहे हैं। दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं, जैसे कि कहते हैं जिनके पैर में न फटी भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिन लोगों का कोई गया है उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है, उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार से निवेदन है कि उन लोगों को उस दर्द से निकाला जाए, उनकी मदद की जाए। साथ ही इस हादसे के पीछे जो भी आरोपी हैं कि नहीं हैं, कहा तो ये भी जाता है कि जो रेल मंत्री हैं उन्होंने ऐसी जानकारी जुटाई है कि यह हादसा अपने आप नहीं हुआ है, कराया गया है। अब अपने आप हुआ है कि कराया गया है, वो तो सीबीआई जांच के बाद पता चल ही जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको बताना है, जताना है। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।